नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रकाश माहेश्वरी जी की एक बहुत ही सुंदर रचना रिश्तेदार लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिश्तेदार। अतुल से चर्चा कर रंजन बाहर आया। अभी सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसका खुलासा करने के लिए वो वापस अतुल के बंगले की ओर मुड़ा। अतुल उसके रिश्ते के भाईजी ताऊजी का पुत्र था। हम उम्र होने के कारण रंजन उससे सलाह मशवरा कर लिया करता। साइकिल बाहर खड़ी कर अतुल को बुलाने के लिए उसने ज्यों ही घंटी की ओर हाथ बढ़ाया, भाईजी की तीखी आवाज़ सुन चौंक पड़ा। भाईजी अतुल से कटु अंदाज में कुछ पूछ रहे थे। उन्होंने अत्यंत घृणापूर्वक रंजन का नाम लिया। आजकल ये रंजन क्यों आता है बार बार? ऐसे ही उसे बैंक से लोन लेना था। तुमसे तो नहीं मांगे कुछ रुपए पैसे? नहीं, अभी तो। दे मत देना। भाईजी ने उसे पूरी बात करने भी नहीं दी और तेज आवाज में अपना निर्णयात्मक आदेश सुना दिया। वापस मिलने मुश्किल हो जाएंगे। रंजन ने सुना तो स्तब्ध रह गया। उसे काटो तो खून नहीं। अतुल ने अपने पिता की बात का क्या जवाब दिया? रंजन ने वह तो नहीं सुना, मगर अपने रिश्तेदार के मुख से अपने प्रति कटु शब्दों को सुनकर उसका मस्तिष्क सनसा रह गया। तो यह सम्मान है उसका अपने करीबी रिश्तेदारों की नज़रों में। यही मूल्यांकन है उसकी हैसियत, उसकी परिस्थिति और सच पूछो तो उसकी नीयत का। उसके लिए वहाँ एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वो तत्क्षण पलटा और तीर की तरह बाहर निकल गया। साइकिल चलाते हुए उसके नथुनों से गरम गरम लपटें निकल रही थीं। सारा शरीर अपमान की ज्वाला से विदग्ध हो तप रहा था। उसका मन जल रहा था, मस्तिष्क भी जल रहा था, रोम रोम सुलग रहा था। उसे यूं अनुभव हो रहा था मानो उसका सारा रक्त अपमान की दावाग्नि से तृप्त हो शिराओं में खदबदा रहा है। यह सच है कि उसकी आर्थिक स्थिति इन दिनों अचानक बिगड़ गई है, मगर नीयत, क्या नीयत भी दुर्दिन के थपेड़ों से ऐसी बेगैरत हो गई है कि रिश्तेदारों से पैसा उधार लेगा तो वापस ही नहीं करेगा। उसे अपने आप से ग्लानि होने लगी। आखिर भाईजी के मन में ऐसी कुशंका उठी क्यों? वह सामान्य वर्ग का है, इसीलिए। वह उनकी समकक्ष हैसियत का नहीं है, इसीलिए। क्या गरीब रिश्तेदार अपने अमीर रिश्तेदारों के पास महज इसीलिए आते हैं, उनसे पैसा मांगने, उनका मुंह जोने, उनसे मीठी मीठी बातें कर उनकी जेब काटने? आज यदि कोई पराया अमीर व्यक्ति बार बार अतुल के पास उससे सलाह मशवरा करता, क्या तब भी यही शंका पालते भाईजी? उसे भी टेढ़ी नज़रों से देखते। तब तो उसे प्रेम से बिठाकर चाय नाश्ता भोजन सब करवाते। घर पहुंचने तक रंजन बुरी तरह हांफने लगा। साइकिल आंगन में खड़ी की और कमरे में आकर थम से कुर्सी में धंस गया। उसे यूं लस्त पस्त हालत में देख श्रुति घबरा गई। पंखा तेज कर वह पल्लू से उसका पसीना पोंछने लगी। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर ऐसे लस्त पस्त क्यों हो रहे हो? क्या बात है? जवाब देने के बदले वह आंखें मीच मीच लंबी लंबी सांसें लेने लगा। श्रुति ने एक नैपकिन देते हुए कहा, आप अपना पसीना सुखाइए, तब तक मैं शिकंजी बनाकर लाती हूँ। रंजन आंखें मूंदे पड़ा रहा। 3-4 मिनट में श्रुति शिकंजी बनाकर ले आई। कुर्सी के हत्थे पर बैठ उसने ग्लास रंजन के होठों से लगा दिया। आप पहले पी लीजिए, फिर आराम से बतलाइएगा। उसके हाथों से ग्लास ले रंजन घूट घूट पीने लगा। श्रुति उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। रंजन के शिकंजी पी लेने के बाद उसने उसका मुंह अपनी ओर किया। हाँ, अब बताइए, आप तो अतुल जी के घर गए थे ना? हाँ। हुआ नहीं बैंक का काम?
वो बात नहीं है। फिर श्रुति, रंजन का गला भर आया। उसने भरे गले से सब कह सुनाया। सुनकर श्रुति को भी भारी धक्का लगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने अपने पति के हृदय पर मलहम लगाना चाहा। खैर छोड़ो, मत ध्यान दो उनकी बातों पर। अरे कैसे ध्यान न दूं? एक तरह से ये बेइज्जती नहीं है मेरी। मैंने तो कभी इशारे में भी रुपए नहीं मांगे थे अतुल से, फिर भाईजी ने ऐसा कैसे सोच लिया? शायद अंकल जी के कारण। अंकल जी? रंजन के सगे ताऊ जी, उसके पिताजी के सगे बड़े भाई साहब। लगभग महीना भर पूर्व रंजन उनके घर गया था। रिश्तेदारों में यह बात फैल गई थी कि रंजन जिस कपड़ा मिल में नौकरी करता था वह बंद हो गई है। पुनः प्रारंभ होने के कोई आसार नहीं है। नई नौकरी के लिए उसने 3-4 जगह हाथ पैर मारे। अब वह अपने शहर लौट स्वयं का कोई छोटा मोटा व्यवसाय आरंभ करना चाहता है। इन दिनों पूंजी का जुगाड़ करने की फिराक में है। उसे यूं बिना चिट्ठी पत्री के यकायक आया देख ताईजी फौरन ताड़ गई। रंजन जब तक रिक्शा से सामान उतारता उन्होंने ताऊजी को इशारा कर दिया। दोनों की आंखों ही आंखों में मंत्रणा हो गई। दोनों अखबार फैला उसमें खो गए। तब तक रंजन बरामदे में आ गया था। उसने कुछ सकुचाते हुए बैठक का पर्दा हटाया। दोनों ने चौंक कर इस तरह देखा जैसे रंजन को अभी पहली बार देख रहे हो। रंजन ने आदरपूर्वक दोनों के चरण स्पर्श किए। कृत्रिम मुस्कान बिखेर दोनों उसे आशीष दे औपचारिक बातें पूछने लगे। रंजन विनम्रतापूर्वक उनके जवाब देता रहा। इस दरमियान नौकर चाय बिस्किट रख गया था। चाय के बाद ताईजी ने सस्नेह उसकी पीठ थपथपाई। सफ़र में थक गए होंगे, ऊपर जाकर नहा धो लो, तब तक मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नौकर के संग रंजन ऊपर आया। कमरे के एकांत में वह ताऊ ताईजी के व्यवहार का विश्लेषण करने लगा। यद्यपि दोनों बोले प्यार मोहब्बत से थे, मगर उनके व्यवहार में झीना सा शुष्क आवरण था। अपने हाव भावों से उन्होंने स्पष्ट चेता दिया था कि बातों की घानी चाहे जितनी चला लो, इन तिलों से तेल निकलने वाला नहीं। वह मन ही मन पछताने लगा। व्यर्थ आया इतनी दूर। यहाँ आने के पूर्व उसके पिताजी ने बारंबार समझाया था, देखो बेटे, किराए भाड़े के 400-500 रुपये बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भैया तुम्हारे वास्ते कुछ करने वाले नहीं। उन्होंने कभी अपने माँ बाप को नहीं पूछा। मगर रंजन जिद पर अड़ा रहा। एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। माँ ने भी समर्थन किया था। बड़े प्रेम से उन्होंने ताऊ ताईजी के लिए अचार, बड़ी पापड़, कुछ अन्य चीज़ें भी बनाई। माँ के हाथ की बनी ये सारी चीज़ें ताऊ ताईजी को बेहद पसंद आती थी। मगर समस्त प्रलोभन निष्फल गए। उसका दिल डूबने लगा। इस तंगी की हालत में इस यात्रा पर हुए खर्च ने उसे परेशान कर दिया। तैयार होकर नीचे आया। ताऊजी टीवी देखने में व्यस्त थे। उन्होंने रंजन को भी अपने पास बिठा लिया। एक न्यूज़ चैनल लगा वे रंजन के साथ देश विदेश की स्थिति पर चर्चा करने लगे। रंजन को इन सब में रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। उसका मन तो अपनी स्थिति में ही उलझा हुआ था। यह तो वह स्पष्ट रूप से समझ चुका था कि ताऊजी उसके लिए कुछ करने वाले नहीं। फिर भी जब आ ही गया है तो उसने विज्ञापन ब्रेक के दरमियान चर्चा छेड़ दी। ताऊजी, मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वह बंद हो गई है। अरे कब? ताऊजी ऐसे चौंके जैसे उन्हें अभी पहली बार ही मालूम पड़ा। जी 5-6 महीने हो गए। क्यों? मैनेजमेंट का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है फैक्ट्री चलाने के लिए। अरे तो बैंक से ले ले, बैंकों के पास बहुत स्कीमें हैं आजकल लोन देने के लिए। ताऊजी ने इतनी सहजता से सलाह उछाली जैसे लोन लेना रास्ते से कंकड़ उठाने जैसा हो।
थूक गटक कर रंजन ने मरी हुई आवाज में कहा। बैंक का कहना है कि वह पहले ही काफ़ी कर्जा दे चुका है फैक्ट्री को और नहीं दे सकता। ओह! ताऊजी ने संवेदना से सिर हिलाया। कुछ क्षण गहरी सोच का अभिनय करते हुए उन्होंने अपने सलाहों के पिटारे से अगला रत्न निकाला। मेरा ख्याल है फैक्ट्री की लेबर यूनियन को खुद बैंक के पास जाना चाहिए। मैनेजमेंट फैक्ट्री चलाने में असमर्थ है तो यूनियन खुद चला लेगी। फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल। फॉरेन रिटर्न ताऊजी अपनी नफीस विलायती अंग्रेजी में अपनी अनुभवों का खजाना उस पर उड़ेलने लगे। हालात से मजबूर रंजन लाचारगी से उनकी बातें झेलता गया। उसके लिए इन अनुभवों और विदेशों में हो रहे सफल प्रयोगों का कोई अर्थ नहीं था। उसकी समस्या का निदान तो रुपयों में था और ताऊजी बस उसी की चर्चा नहीं करने दे रहे थे। आखिर बेजार हो उसने किंचित बेशर्मी से अपने मतलब की बात छेड़ दी। मैं तो अब यही सोच रहा हूँ ताऊजी, नौकरी में तो इस तरह की झंझटें आ ही जाती है, इसीलिए अब अपना स्वतः का कोई कारोबार आरंभ कर दूँ। आपकी क्या सम्मति है? ठीक सोचा ना मैंने? अब मैं क्या बोलूँ? मैंने तो जिंदगी भर नौकरी की है। तभी दरवाजे की आड़ में खड़ी ताईजी झट से बैठक में आ गई। भोजन तैयार है, टीवी बाद में देख लेना, पहले जीम लो। ताऊजी तुरंत उठ खड़े हुए। मजबूरन रंजन भी उठा। डाइनिंग टेबल तक जाते हुए ताईजी ने बतला दिया था कि भोजन करते समय आजकल वे मौन रखते हैं, एक स्वामी जी के पास जाते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से। रंजन के लिए यह स्पष्ट इशारा था चुप रहने के लिए। वह अंदर ही अंदर कुढ़ गया। बड़ी मुश्किल से तो मुद्दे का सूत्र पकड़ पाया था। ताईजी भी कैसे कैसे दाव पेच खेलती हैं। बेचारगी से एक एक कौर पानी संग गटकता गया। भोजन के तुरंत बाद ताऊजी मसनद पर पसर सो गए। ताईजी के पास पड़ोस के बंगलों की 2 महिलाएं आ गई। महिलाओं के जाने के बाद वे नौकरों से घर के काम करवाने लगी। मन मार रंजन गैलरी में बैठ अखबार पत्रिकाओं के पन्ने पलटता गया। दोनों में से किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई कि 5-6 माह से बेरोजगार हो जाने के कारण रंजन का खर्च कैसे चल रहा है, आगे वह क्या करेगा। दोनों शायद इस बला के टलने का इंतजार कर रहे, ये एक सोकर और दूजा गृह कार्य में व्यस्त होकर। बेजार हो रंजन उठा, ऊपर कक्ष में गया। उसकी वापसी की ट्रेन शाम की 5 बजे की थी। यह चूक जाता तो अगले दिन सुबह 11 बजे की थी। रुकने का कोई अर्थ नहीं था। 4 बज चुके थे। उसने अपना बैग उठाया और नीचे आया। ताऊजी उठ गए थे। उन्हें उसके लौटने की भनक लग गई थी। चाय पीते वक्त उसका दिल भर आया। उसे अपने उस खर्च का काफ़ी मलाल हो रहा था जो इस ऑपरेशन हेल्प में खर्च हो गया था। ताऊजी ताईजी के टालू व्यवहार को देख वह समझ तो चुका था कि वे उसकी रत्ती भर मदद नहीं करने वाले। फिर भी उसने डूबते की तरह एक बार और हाथ पैर मारने की कोशिश की। ताऊजी मैं सोच रहा था, मतलब अर्ज करना चाह रहा था, यदि बिजनेस वास्ते आप कुछ 10-15 हज़ार रुपये उधार दे देते तो। बेटा, ताऊजी के बजाय ताईजी ने अत्यंत मृदु मीठी व्यथा भरे शब्दों में अपनी आंतरिक दुरावस्था का दुखड़ा उसके सामने रखा। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे ताऊजी 4 बरस पहले रिटायर हो चुके हैं। जी, और सुबह तुमने नौकरी का दुख दर्द बतलाया था। नौकरी में भला मिलता ही क्या है। हाँ बेटा, हम तुम्हारी मदद जरूर करते, बड़ी खुशी होती, मगर अब तुमसे क्या छुपाना। अभी तो हमको खुद को खाने के लाले पड़े हैं। महंगाई इतनी, मगर पेंशन, लोग तो हमारे बारे में
पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हमारी हम ही जानते हैं बेटा, इस बड़े शहर में कितनी मुश्किलें हैं, कुछ बचता ही नहीं। रंजन सुनते ही स्तब्ध रह गया। खाने के लाले टालने के लिए कितनी ओछी बात कह दी थी ताई जी ने। दादाजी दादी जी को अपने पास बुलाने के नाम पर भी वह इसी तरह की घटिया बहानेबाजी करती थी। रंजन का हृदय व्यथित हो गया। उसने अपराधी की भांति हाथ जोड़ माफ़ी मांगते हुए कहा, अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहे ताई जी, मुझे किंचित भी आभास नहीं था, अन्यथा आपका दिल नहीं दुखाता। सच। खैर, आप मन में किसी तरह का संकोच मत पालना। आजकल बैंकों की ढेर सारी योजनाएं हैं, मैं भी वहां अर्जी दे रहा हूँ। फुर्ती से वे दोनों खड़े हो गए। रंजन ने झुककर प्रणाम किया। विदा करने के लिए दोनों द्वार तक आए। नौकर तब तक रिक्शा ले आया था। पुनः प्रणाम कर रंजन स्टेशन रवाना हो गया। ट्रेन में बैठते हुए वह गहरी चिंता में डूब गया। ताऊजी के पास एक झूठी आस लेकर आया था, एक झटके में वह बुझ गई। क्या हो जाता जो कुछ रुपया उधार दे देते। ब्याज देने का भी मैंने इशारा किया था। इतना पैसा होने के बावजूद दोनों का दिल कितना छोटा है। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो आंसू ढुलक पड़े। घर आने के बाद रंजन की चिंता और बढ़ गई। पास के रुपए धीरे धीरे खर्च होते जा रहे थे। उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। न कहीं नौकरी का आश्वासन मिल रहा था, न ही पूंजी का इंतजाम हो पा रहा था। उसकी रातों की नींद, दिन का चैन सभी हराम हो गया था। माँ, पिताजी, पत्नी, बच्चे कैसे पालेगा उन्हें? आज की हल्की सी किरण भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। 2 हफ्ते बीत गए, तभी कुरियर से ताऊजी का खत आया। हैरानी से उसने खोला। ताऊजी के शहर में सैकड़ों छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ थीं। इनमें मोल्डेड प्लास्टिक की अनेकों छोटी छोटी आइटमें लगती थी। ये आइटम वे स्वयं न बनाकर जॉब वर्क से दूसरों से बनवाते थे। ताऊजी की योजना थी कि प्लास्टिक मोल्डिंग का एक लघु उद्योग डालकर रंजन विभिन्न उद्योगों में नियमित संपर्क कर ऑर्डर कलेक्ट करेगा और माल तैयार कर सप्लाई करेगा। इसके अलावा इसी कारखाने में वे प्लास्टिक के जूते चप्पल की भी मशीनें डालना चाहते थे। इसकी खपत भी अच्छी थी उनके क्षेत्र में। अत्यंत आत्मीयतापूर्वक उन्होंने रंजन को लिखा था, बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा, सब तुम्हें ही संभालना होगा। हम तो सिर्फ पैसा लगा देंगे, तुम अपने हिसाब से सब करना। तुम्हें 3-4 हज़ार रुपये महीने की मैनेजरी रहेगी। उसके अलावा प्रॉफिट में 4% कमीशन अतिरिक्त। कोई भी यह पत्र पढ़ता तो ताऊजी की विशाल हृदयता से गदगद हो जाता, मगर रंजन के मन में शंकाओं के सर्प फन उठाने लगे। आखिर ताऊजी के मन में इतनी उदारता उपजी क्यों? मैंने 10-15 हज़ार रुपये ब्याज पर मांगे तो खाने के लाले पड़ रहे थे। अब स्वयं की फैक्ट्री लगाने के लिए 10-12 लाख कहाँ से आ गए? अपने जन्मदाताओं के लिए तो उनसे अपने घर के दरवाजे कभी खोले न गए। उसके लिए तिजोरी के कपाट एकदम कैसे खुल गए? वह समझ गया ताऊजी उसकी मजबूरी परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उसकी 32-33 वर्ष की उम्र, सरकारी नौकरियों में वह आवेदन नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर में जल्दी नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वह कोशिश करके देख ही रहा है। स्वयं का व्यापार करने के लिए पूंजी का अभाव और इधर भरी पूरी गृहस्थी का भार। असहाय निरुपाय रंजन करेगा क्या? थोड़ा सा लालच देते ही फंस जाएगा। किसी पराये के भरोसे फैक्ट्री लगाएंगे ताऊजी तो धोखे का डर, यह घर का मजबूर छोकरा। जब चाहे धमकाते रहो और ब्याज में एहसान लावते रहो अलग से कि हमने रोजगार पर लगाया। रिश्तेदारी के दबाव में बेईमानी भी नहीं कर सकता। इससे बेहतर मजबूर कर्मयोगी गधा, स्वामी भक्त कुत्ता,
कहाँ मिलेगा? 24 घंटे खटे भी और विरोध में चू भी न करे। ताऊजी की ऐसी क्षुद्र ओछी स्वार्थी योजना पर वह तड़प उठा। ताऊजी का एक पुत्र आसाम में था, दूजा विदेश में। आसाम वाले के पुत्र पढ़ रहे थे। रंजन 5-6 वर्ष मेहनत कर फैक्ट्री का काम जमाता, तब तक ये बच्चे बड़े हो जाते। पोते तैयार होते ही रंजन की मेहनत से जमा जमाया व्यवसाय पोतों के हवाले हो जाता और रंजन को लात मारकर बाहर कर देते। उस ढलती उम्र में रंजन पुनः आरंभ करता अपनी 12 खड़ी नए सिरे से। इत्तेफाक से उसी दिन बाजार में अतुल मिल गया। आतों बातों में उसने बतलाया, पिछली रात भाईजी के पास ताऊजी का फ़ोन आया था। कह रहे थे रंजन तो ठन ठन गोपाल है, उसे लाइन पर लगाने के वास्ते कारखाने डाल रहे हैं। सुनते ही रंजन अवाक रह गया। ताऊजी अब रिश्तेदारों में ढोल पीटते रहेंगे कि रंजन को लाइन पर हमने लगाया। उसका मन आक्रोश से भर उठा। जब सारी मेहनत मुझे ही करनी है तो कारोबार ताऊजी का क्यों करूं? बैंक से कर्जा ले, स्वतः के लिए क्यों न करूं? उसने उसी समय अतुल से चर्चा की। अतुल मार्गदर्शन करने के लिए सहर्ष राजी हो गया। इसी सिलसिले में रंजन 2-3 मर्तबा भाईजी के बंगले पर गया था। आज भी गया था, मगर भाईजी समझे। रंजन का चित्त भारी हो गया। ओफो, श्रुति ने उसकी उद्विग्नता शांत करनी चाहिए। क्यों इतनी गहराई से सोचते हो? भाईजी ने बोल दिया तो बोल दिया, मत जाना अब उनके घर, और भी तो रिश्तेदार हैं, उनसे पूछकर। नहीं श्रुति नहीं, वह व्यथित हो उठा। अब किसी रिश्तेदार के घर जाने की इच्छा नहीं होती। अरे तो क्या सभी रिश्तेदार एक जैसे हैं? हाँ श्रुति, उसका स्वर भी गया। पहले मैं ध्यान नहीं देता था, मगर अब लगता है कि मैं जिस रिश्तेदार के घर जाता हूँ, मुझे देखते ही वे कन्नी काटने की कोशिश करते हैं। दुख दुखी होने लगती है उनके मन में कि पता नहीं क्यों आया है यह हमारे पास, कुछ उधार तो नहीं मांगना चाहता, निठल्ला कहीं का। छी! श्रुति ने उसके होठों पर तत्क्षण अपनी हथेली रख दी। कुछ भी बोलते हो अपने आप को, कौन कहता है आप निठल्ले हो? श्रुति, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अब जब तक पुनः काम धंधे पर नहीं लग जाता, फालतू ही तो हूँ मैं। ओफो, फिर वही। वह तुनक कर बोली, रिश्तेदार कुछ भी कहते रहें, ध्यान क्यों देना? जानबूझकर तो नौकरी नहीं छोड़ी ना आपने। हफ्ते 10 दिन की बात है, बैंक लोन मंजूर होते ही। लोन मंजूर होना इतना आसान नहीं है श्रुति। उसकी बेचैनी एकदम बढ़ गई। कई बार महीनों लग जाते हैं। सोचता हूँ इतने दिनों तक घर कैसे चलेगा। पास में थोड़े बहुत जो पूंजी थी, वह भी घर खर्च में धीरे धीरे कम। फिर एक बात बोलूं, श्रुति ने तत्क्षण एक निर्णय लिया। उसकी आंखों में गजब की दृढ़ता थी। क्या? मेरे गहने बेच देते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वह एकदम भड़क उठा। फिर तुम क्या पहनोगी? पहले मेरी बात शांति से सुन लो। उसने पूरी दृढ़ता से उसकी आंखों में झांका। अभी तुम रिश्तेदारों को कोस रहे थे, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, उल्टे मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, मगर बिना गहनों के तुम्हें रिश्तेदारी में कहीं आना जाना पड़े, फिर वही रिश्तेदारी रिश्तेदारी। श्रुति भड़क उठी। इन रिश्तेदारों में से कौन आहे वक्त में हमारी सहायता कर रहा है? उल्टे बचना चाहते हैं हमसे, हमारी छाया से भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, हमारी मजबूरी का। स्कीमें बना रहे हैं हमें गुलाम बनाए रखने की। फिर हम ही क्यों सोचें इन खुदगर्ज रिश्तेदारों के बारे में? रंजन गहरे ऊहापोह में फंस गया। रिश्तेदार कोई सहायता नहीं करते रंजन, वे तो उल्टे तमाशा देखना चाहते हैं हमारी मजबूरी का, हमारी बर्बादी का। उसका स्वर भर्रा गया। हमें अपनी सहायता आप करनी होगी। जरा सोचो, जब तक लोन स्वीकृत नहीं होता, 4 माह 6 माह हमें अपनी जमा पूंजी में से ही घर खर्च चलाना होगा। इससे संचित पूंजी क्या कम नहीं होगी?
फिर लोन स्वीकृत होते ही उसके ब्याज की चिंता, किश्तों की चिंता। गहने बेच देने से पूंजी हमारी स्वयं की होगी, न ब्याज का भार, न किस्त चुकाने की चिंता। साथ ही काम हाथों हाथ शुरू हो जाएगा। श्रुति की सलाह रंजन को जच गई। श्रुति रोजमर्रा में जो गहने पहनती थी उन्हें छोड़कर उसने बाकी सब गहने बेच दिए। इत्तेफाक से उसी दिन श्रुति का ममेरा भाई ललित आ गया। उसका जनरल स्टोर था। रंजन की सीमित पूंजी देखकर उसने रंजन को सीजनल धंधा करने की सलाह दी। जुलाई का महीना आने वाला था। ललित की राय के अनुसार रंजन को बच्चों की कॉपी किताब, बस्ते इत्यादि बेचने चाहिए। इसीलिए रंजन ये सब सामान ले आया। अगले महीने रक्षाबंधन पर राखियाँ, फिर दीपावली और दिसंबर में ग्रीटिंग कार्ड्स, होली पर पिचकारियाँ। छोटी पूंजी के कारण रंजन को सीजनल धंधा खूब रास आया। ललित की सलाह मान रंजन रोजमर्रा की गृह उपयोगी वस्तुएं भी रखता। ललित के कारण उसे महीने भर की उधारी में भरपूर माल मिल जाता। पूंजी की उसकी समस्या पल भर में हल हो गई। उसकी गाड़ी चलने लगी, वो भी अपने दम पर, अपनी बिछाई पटरियों पर। तो कैसी लगी आपको प्रकाश माहेश्वरी जी की सुंदर सी रचना रिश्तेदार? कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।